गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए चैप्टर हमारा किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ चल रहा था कंटिन्यूअस, एक पर एक 5 वीडियो मेरे यूट्यूब पर आई। इसमें हमने किरचॉफ तक के सारे कंसेप्ट बताए। अब आज की ये वीडियो कुछ बच्चों के इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप भी देखिए, वो क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आपके लिए बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप करके निकल जाइए। तो ये क्वेश्चंस वीडियो है बेसिकली, और कुछ नहीं। आज सिर्फ ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को लेकर के मैं वर्क करूँगा। ओके डियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 24 एक्सरसाइज का सवाल है ये। क्वेश्चन 24, ये क्वेश्चन हमारे पास वैभव ने भेजा है। मैं क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करता हूं और देखता हूं इसमें 4 या 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, और सभी जवाब आप देखिए कितना आसानी से, कितना इजीली सभी सवालों के जवाबों तक एक्सेस करते हैं बिना किसी परेशानी के। ये है मेरा वो सवाल। तमाम बच्चों ने इस क्वेश्चन को लगा भी दिया होगा, तमाम बच्चों का फंसा भी होगा, तमाम बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो जो बच्चे कंफ्यूज हों, परेशान हों, फंसा हो मामला, उन सभी के लिए क्वेश्चन का जवाब हाजिर करता हूं। बस डायग्राम बनाने भर का वक्त चाहिए मुझे। जितनी देर में आपका सवाल और डायग्राम बनाऊंगा उतना ही देर लगेगा इस सवाल का जवाब लाने में। यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है, 15 ओम का कनेक्ट हुआ, और यहाँ 5 ओम है। यहाँ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ एक 4 ओम है, यहाँ एक x ओम है, और यहाँ बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। और इनके नाम दिए गए हैं क्रम से A, शायद B, यहाँ C और यहाँ D। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का था। जिनका था वो वॉच करें, जिनका नहीं था वो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, आने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कह रहा है सामान्य, जो कह रहा है समान संलग्न परिपथ में बिंदुओं A और B पर विभव बराबर है। देखिए प्रश्न में कहा इसने A और B पर विभव बराबर है, मतलब ये सेम पोटेंशियल पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग हमारे पास इस चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज में आती थी। तो कहीं ना कहीं अगर जो बच्चे कंफ्यूज हों तो मैं चाहता हूं कि इसकी शक्ल थोड़ी सी मैं बदल दूं। आपको तो पता है कि किसी सर्किट की अगर शक्ल थोड़ी सी बदल दी जाए तो फीलिंग बड़ी गजब की आती है। चलिए मैं सर्किट की शक्ल बदल देता हूँ। जैसे लड़कियाँ कभी कभी ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, जाती कुछ और हैं, आती कुछ और हैं, तो इसको थोड़ा ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, देखते हैं इसकी शक्ल में क्या क्या परिवर्तन ला सकता हूँ मैं। आप भी रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए इसको ब्यूटी पार्लर से निकाल के लाते हैं, इसकी शक्ल कैसे दिखेगी। 5 मैं बिल्कुल वेरीफाई कराऊंगा आपको बिना किसी परेशानी के। ऐसे कंफ्यूजन आप पाल लेते हैं बिना मतलब के। देखिए चले रहिए, हमारे साथ बने रहिए। 2 मिनट इसको ब्यूटी पार्लर से लेकर आते हैं। बताओ क्या परेशानी है। इन किनारों का नाम C और D दे देता हूं। इनका नाम साहब आपके प्रश्न में A और B दिया गया है। ये 15 ओम है, ये 5 ओम है। तो अब साहब इन्होंने कह दिया कि A और B का वैभव पोटेंशियल बाबू सेम है। जब A और B का पोटेंशियल सेम है मतलब साफ है VA माइनस VB 0 है। अब जब VA और VB का पोटेंशियल सेम है, जब VA VB बराबर है, तो VA माइनस VB 0 है। अब जब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है तो धारा क्या खाक जाएगी? अबे टोपा हो क्या, यहाँ करंट ही नहीं जाएगी। जब करंट नहीं जाएगी, शशांक सर ने 1 करोड़ बार बताया कि ऐसी शक्लो सूरत का कोई भी सर्किट, देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट है कि नहीं, दिखा भी देता हूँ। देखो C और A के बीच में 5 ओम लगा है, A और D के बीच में 10 ओम लगा है, C और B के बीच में 4, और ये X लगा है और ये 10 ओम लगा है। बाकी देखो C D के बीच में बैटरी और रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो करंट भी 0 होगी, और जब करंट 0 होगी तो बाहर में जाए सालाई। ये तुमको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में अगर बीच वाली ब्रांच में करंट 0 होती है तो उसके होने का भी कोई मतलब नहीं है, ना होने का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। सबसे पहले सवाल का जवाब हाजिर करता हूँ। 5 दूना 10 है तो 4 दूना 8 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 8। पहला सवाल खत्म। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे लगाऊं इस सवाल को, बताओ। अरे 5 का 10 से जो रेशियो होगा वही 4 का 8 से होगा, ये गारंटी है। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रश्न में पूछा गया था 8।
पहला सवाल फिनिश। इसके बाद 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसमें धारा चाहता हूं। और भी कुछ पूछा है? x ओम के प्रतिरोध में धारा, मतलब ये x है, तो इसमें जो जाने वाली धारा होगी वो नीचे वाली ब्रांच की होगी। इसके बाद एक प्रश्न पूछा है, बैटरी से ली गई कुल धारा यानी टोटल करंट आई मुझसे पूछी गई है। और क्या पूछा गया है? बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। लीजिए, यही बैठे बैठे सारे सवालों के जवाब निकालता हूं दोस्त। बीच वाला उखाड़ के फेंक दिया है, क्यों उखाड़ दिया है आपको पता ही है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। अब 10 के साथ 5 की सीरीज है 15, 4 के साथ 8 की सीरीज है 12, 12 15 का पैरेलल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर वाले ब्रांच से निकाल देता हूं। 15 और 12 की पैरेललिटी है, तो बहुत राजी खुशी आप इस 15-12 की पैरेललिटी कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत आसान मेथड हमने आपको बताया है, इससे बढ़िया मेथड मेरे पास खुद कोई नहीं है। 3 चौको 12, 3 9 27, 3 5 15, 3 त्रिका 9। ऊपर की दोनों ब्रांच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20/3 हो गया। 20/3 के साथ देखिए 15 ओम की सीरीज है, 15 ओम की सीरीज है। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमसे कोई पूछता तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 20/3 के साथ 15 की सीरीज है, तो 15 ते 45, 20 65/3। अगर मुझसे कोई पूछा होता कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो हमारा जवाब होता 65/3। लेकिन हमसे तो प्रश्न में पूछा गया है तुल्य धारा। बैटरी से निकलने वाली जो धारा होती है वो परिपथ की कुल धारा अथवा तुल्य धारा होती है। ये तुल्य धारा पता करने के लिए वैभव कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध I बराबर V/R यार, तो टोटल V लगा रखा है बाबू 5, टोटल R है 65/3। अब आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है, तो उम्मीद करता हूं 13 25 65। आपको पहले प्रश्न का जवाब हाजिर कर दिया है मैंने, जाके आंसर चेक कर लिए। 3/13 एम्पियर, यानी बैटरी से जाने वाली धारा जो मांगी गई थी वो 13/3 एम्पियर, 3/13 एम्पियर। अरे ऊपर चला जाएगा। अब आपको अगर चाहिए इस 10 ओम, तो 5 ओम में कितनी करंट है, तो 5 ओम में वही करंट होगी जो टोटल करंट में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सचान सर के करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बेहतर दुनिया में कोई टूल बना ही नहीं है जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन करंट निकाल सकें। आपको तो सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद आता होगा। इट इज टोटल करंट, टोटल करंट यानी 3/13 अपोजिट ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। तो ब्रांच में 8 4 12 की सीरीज है अपान दोनों ब्रांचों के कुल रेजिस्टेंसों का योग, तो 15 12 का सम हो जाएगा 27। जब चेक करो 3 9 27, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। जाइए चेक करिए, पहले करंट आपके हवाले करता हूं। 4/39 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4/39 एम्पियर। देखो 3/13 एम्पियर आ रही थी, 4/39 ऊपर चली गई, तो नीचे वाली ब्रांच में I2 कितनी जाएगी। अगर ये मैं पता लगाना चाहूँ इस I2 की वैल्यू, तो इसे डायग्राम में मैं I2 निकाल के दिखाऊंगा। कुल धारा 3/13 थी, 4/39 बाबू ऊपर चली गई है। कोई माई कलाल इस ब्रांच की करंट को रोक नहीं सकता। बची हुई करंट हमारे सामने 39 एलसीएम, 13 ते 39, 3 त्रिका 9, 9 - 4 5। जाइए चेक करिए अगली ब्रांच की करंट, अगले आपके हवाले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से ली गई कुल धारा मिल गई, ऊपर की ब्रांच की मिल गई, नीचे की ब्रांच मिल गई, तो जो 5 में जाएगी वही 10 में जाएगी, जो 4 में जाएगी वही 8 में जाएगी। अब आखिरी सवाल पूछा है, बैटरी द्वारा ली गई कुल शक्ति पावर P बराबर बाबू हमने VI के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर्किट का टोटल वोल्टेज आपने कहा 5 वोल्ट लगाया था, परिपथ की कुल धारा आपने कैलकुलेट करी 3/13 एम्पियर थी। मैं क्या निकालूं यार, मानते हैं 15/13 वाट इसका आंसर होगा। लीजिए वैभव क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज का आपके सामने है, फिनिश हो चुका है। जिन बच्चों को थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हो वीडियो को रिवॉच करें, एक एक बात मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है। सवाल मेरा फिनिश होता है, अगले सवाल की तैयारी में मैं आगे जाता हूं, देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। वैभव ने अगला सवाल हमें कुछ दिया था, वैभव ने ही अभी तक सवाल भेजे हैं किरचॉफ और सर्किट को लेकर के जो फंसे सवाल हैं। अगला सवाल हमारे वैभव ने हमें भेजा है क्वेश्चन नंबर 42, वैभव मिश्रा। देखिए बालक पढ़ाई करता है, सीरियसली और सिंसियरली बैठता है,
पता रहता है मुझे क्या भेजना है, क्या पूछना है, क्या करना है। यहाँ तो किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि हम पूछ क्या रहे हैं, हमने पढ़ा क्या है। साला जब तुम टाइम से वीडियो नहीं देखोगे तो पता ही क्या चलेगा तुमने पढ़ा क्या है। ऐसे कुछ भी भेज दिया। अभी हमने पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज की चर्चा नहीं करी। कल एक महाशय ने रेल दिए क्वेश्चन मीटर ब्रिज के। कमाल करते हो यार, तमाशा बना के रखते हो। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। हमारी किताब में 42 है, आपकी किताब में नंबर वॉच कर लेना। अपनी अपनी किताब में अपना नंबर है। सवाल पढ़ करके आगे पीछे किताब लेके बैठिएगा। जब ये वीडियो देखने बैठिएगा तो अपनी बुक अपने सामने रहेगी। तो हमारे पास 42 हो सकता है, आपकी किताब में 40 हो, 39 हो, कहीं हो, या हो सकता है 44 हो। संलग्न परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है, जबकि 400 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है? सुनिएगा भैया, ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 400 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां एक 60 वोल्ट का पावर सोर्स लगाया गया है। अब आपको अपनी किताब में सवाल डिस्प्ले में आ गया होगा। 300 ओम, 400 ओम और ये एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया गया है। ये वोल्टमीटर आदर्श नहीं है, मतलब इस वोल्टमीटर का अपना खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। सवाल कुछ इस तरह का है कि ये वोल्टमीटर 30 वोल्ट पढ़ रहा है, ये वोल्टमीटर 30 वोल्ट पढ़ रहा है। तो बोला इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? तो हमारी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, हम अपनी थ्योरी पर काम किया करते हैं आपके साथ। आप सुनिए माजरा क्या है। अब आपको पता है टोटल 60 वोल्ट लगा है, तो अगर यहाँ पर 30 वोल्ट एक्टिव है तो एक बात पक्की है, बचा हुआ 30 वोल्ट यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने करोड़ों बार बताया सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है बाबू। अगर ये 30 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट होना चाहिए। और एक बात मैंने बार बार बताई कि वोल्टेज अगर बराबर बराबर डिवाइड होता है तो इसका मतलब दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस बराबर बराबर है। मतलब साफ है, ये 300 ओम है, ये 400 ओम है, तो ये तो बराबर कदापि नहीं है। तो ये वोल्टेज 30-30 तो कभी बराबर बराबर बढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ है, इस आर के साथ 400 की पैरेलल कैलकुलेट करें तो वो एग्जैक्टली 300 होना चाहिए, नहीं तो ये वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये वोल्टेज बराबर बराबर तभी डिवाइड होगा जब इधर की हिस्से का रेजिस्टेंस और इधर के हिस्से का रेजिस्टेंस बिल्कुल बराबर बराबर होगा। तो उसमें माजरा ये है कि आर के साथ 400 का पैरेललिटी, R इंटू 400 अपॉन R प्लस 400, ये टोटल इक्विवेलेंट होना चाहिए 300 के। टोटल इक्विवेलेंट होना चाहिए 300 के। अब आपको यही R चाहिए था, इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का, जो निकल जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, शायद 1200 आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे सवालों का जवाब ऐसे ही ओरल और एक लाइन में दे दिया करें, जिसके लिए औरों के लिए जो कहानी हो, हमारे बच्चों के लिए वो एक पहेली हो। आओ सामने बोलो, हम सुना दें। चलो अगला सवाल। वैभव, आपका ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन भरा था, उसी के जस्ट आगे 43 नंबर था, आपने सवाल भी मेरे पास भेजा है। मैं 43 नंबर सवाल का डिस्कशन देता हूँ। देखिएगा, इस सवाल को भी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताऊँगा और समझाऊँगा। बिल्कुल थोड़ी देर का ये वीडियो, थोड़ी देर में आपके सारे सवालों का हल हम आप तक पहुँचाते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, पूरे मन से पूरे दिल से। डायग्राम में बना लेने दीजिए। जितना वक्त मुझे डायग्राम बनाने में लगता है क्वेश्चन को देख करके, उससे आधे समय में सवाल को सॉल्व करने की काबिलियत रखता हूँ। आधे समय में सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। जितना समय मुझे किताब से देख करके डायग्राम बनाने में लगता है, यानी सवाल को उतारने में लगता है, उससे भी आधे समय में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। आप समझ सकते हैं इस बात को जो मैं व्यक्त कर रहा हूं। यहां एक वोल्टमीटर भी लगा हुआ है, ये 200 वोल्ट, ये वही 4 वोल्ट। प्रश्न है, दो कुंडलियां जिनके प्रतिरोध 100 और 200 हैं, 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध की जाती हैं। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। ज्ञात कीजिए दोनों कुंडलियों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर। ज्ञात कीजिए दोनों कुंडलियों के बीच अलग अलग विभवांतर। फर्स्ट केस। फिर 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से कुंडलियों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्टमीटर के पाठ्यांक। उपरोक्त दोनों उत्तरों में
अंतर क्यों आता है? तो सुनिए मेरे भाई, देखिए बात ये है, पहले कुछ ऐसी सीन है, ये एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 200 ओम का रेजिस्टेंस है। प्रश्न पूछा है इस 4 वोल्ट का इसके पास कितना वोल्टेज होगा, इसके पास कितना वोल्टेज होगा। तो लीगली, थॉटफुली, कॉन्सेप्टफुली अगर मैं इस वोल्टेज को निकालने जाऊंगा तो आप भी हमसे यही कहेंगे गुरुजी पहले कुल करंट निकाल लीजिए। और मैं ओरल बताऊं तो देखिए ये रेजिस्टेंस का रेशियो दुगने का है, तो इस 4 वोल्ट के ऐसे 2 हिस्से कर दो कि एक दूसरे का दुगुना हो जाए, एक दूसरे का दुगुना हो जाए। तो आप तमाम बुद्धि मत लगाओ, मेरा माथा मत खाओ, सर्किट की इक्विवेलेंट करंट निकालो। सर्किट की नेट करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। 100 के साथ 200 की सीरीज। ये धारा इस परिपथ में बह रही है। मैं आपसे पूछूंगा भैया वैभव यहाँ कितना वोल्टेज है बेटा, तो वैभव बताएगा गुरुजी V बराबर IR, तुरंत ही हमें बता देगा 4/3 वोल्ट, V बराबर IR। हम कहेंगे बेटा यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो बोला गुरुजी बहुत सरल रहा, हम निकाल ही लिए थे 8/3 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है। तो शुरुआत में इस 100 ओम के पास 4/3 वोल्ट और इस 200 ओम के पास 8/3 वोल्ट होना चाहिए था। और यह वोल्टेज अगर आप आदर्श वोल्टमीटर से नापते तो एग्जैक्टली 4/3 और 8/3 आता। अगर 4 वोल्ट की बैटरी यहां लगाकर 100 और 200 के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है 4/3 8/3, अगर आपके पास आदर्श वोल्टमीटर होता उससे नापते तो एग्जैक्टली यही 4/3 8/3 आता। लेकिन साहब हुआ क्या है, मैं इसे मिटा देता हूं। इस वोल्टेज को नापने के लिए एक वोल्टमीटर लाया गया है जो बेचारा खुद ही 200 ओम का है, जो खुद कितना है 200 ओम का है। तो ये जो 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज नापने आए तो ये वोल्टेज जो पहले 4/3 था वो 4/3 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। तो बोला कुछ जो नया आ रहा है वो वाला बताइए। तो सुनो, तो ये वोल्टमीटर जो खुद 200 ओम का था जब 100 ओम के साथ लगा तो पैरेललिटी हो गई, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाएगा। पहले इक्विवेलेंट 100 के साथ 200 की सीरीज मिला के 300 था, अब सर्किट का इक्विवेलेंट पहले 200 के साथ 100 का पैरेलल, यानी 200 इंटू 100/300, उसके साथ 200 की सीरीज, उसके साथ 200 की सीरीज। अब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाबू बदल गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल गया है तो इक्विवेलेंट करंट बदल जाएगी। हम आपसे पूछेंगे बाबू अब कितनी कुल धारा जा रही है, तो आप बताएंगे गुरुजी अब जो कुल धारा है I बराबर V/R, V/R। ये धारा है परिपथ की नई। अब ये नई धारा अब यहां पर कितना वोल्टेज पैदा करेगी पता लगाना चाहता हूं, V बराबर IR। तो इस 100 ओम के पास जो वोल्टेज नापना है तो कुल धारा जा रही 4×3 12/800 और कुल प्रतिरोध इन दोनों का इक्विवेलेंट जो था मेरा वो था 200/3 पहले से। हमने कैलकुलेट करना चाहा तो बाबू हमें कुछ नई कहानी मिल गई। 1 वोल्ट, यानी पुराने समय में जब मैंने बिना वोल्टमीटर के इसको नापा था, यानी आदर्श वोल्टमीटर से नापा था, तो ये वोल्टेज हमें मिल रहा था 4/3 प्रारंभ में और ये मिल रहा था 8/3। लेकिन जब मैंने एक वोल्टमीटर लाया जिसका खुद का प्रतिरोध 200 ओम था तो वही वोल्टेज 1 वोल्ट क्यों नापने लगा। बाद में पूछा ये जो दोनों अंतर है ये क्यों है, तो आप बताओ। जो वो वोल्टेज आपने 4/3 8/3 नापा था वो आदर्श वोल्टमीटर से नापा था और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन ये जो नई कहानी 1 वोल्ट आ रही है, 1 वोल्ट इसलिए आ रही है क्योंकि ये वोल्टेज आपने एक ऐसे वोल्टमीटर से नापा है जिसका प्रतिरोध 200 ओम है। तो हमें लगता है नई कहानी अगर हम जाएंगे तो जब इस 200 ओम के क्रॉस वोल्टेज नापने जाएंगे तो वो वोल्टमीटर जो है खुद का प्रतिरोध 200 रखता है। तो एक बात पक्की है, 200 के साथ 200 का पैरेलल 100 हो जाएगा। तो ये 100 तो ये वोल्टेज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी नई सिचुएशन में यहाँ पर 2 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा। तो 200 ओम के वोल्टमीटर को लेकर के अगर मैं 200 ओम के रेजिस्टेंस में लगाता हूँ तो वोल्टेज 2 वोल्ट का था, जबकि पुराना वोल्टेज ओरिजिनल वाला 8/3 था कि नहीं।
तो ये अंतर क्यों आ रहा है? पहले 8/3 आता, बाद में 2 वोल्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो आप बताओ दे। क्यों का एक कारण है आदर्श वोल्ट मीटर, क्योंकि अगर आदर्श वोल्ट मीटर से मैं दोनों वोल्टेज नापता तो एग्जैक्टली 4/3 8/3 आता। अब क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बदल गया है, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध बदलने की वजह से परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल धारा बदल गई है, तो कुल इफेक्टिव वोल्टेज अपने आप बदल के आएंगे। यहाँ 1 और वहां 2 आ रहा है। यही आपकी समस्या थी, सवाल आपकी समस्या न था। चलिए, इसके बाद जस्ट अगला सवाल वैभव ने हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 54। मैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आ रहा हूं। जल्दी जल्दी देखते रहिए, अच्छे सवालों की सीरीज है, मैं कंटिन्यूअस करते रहता हूं। आपका नया कंसेप्ट, नया क्वेश्चन, छोटे छोटे सवाल, जिन भी बच्चों के होंगे, जिन बच्चों को देखना हो अपना वीडियो पूरा वॉच कर लेंगे, मॉरल बूस्ट हो जाएगा, कहानी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे मैग्नेटिज्म की शुरुआत कर चुका हूं मैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर चुका हूं आपकी लाइव क्लास में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो लाइव क्लास आपकी चल रही, वो एक क्लास आज लाइव हो गई है। अभी आपको वहां किसी प्रकार का न्यूमेरिकल होमवर्क नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपको ये न्यूमेरिकल होमवर्क करा देता हूं साथ में, और ये पुशअप हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सवाल हालांकि वैभव ने इसको भेजा था, लेकिन इसने इसको लगा लिया है, लेकिन फिर भी मैं लगा ही देता हूं उन सभी लोगों के लिए जिनका डाउट बना रहेगा। बहुत लंबा वैभव ने सवाल को लगाया था, पूरा 1.5 पेज में भर दिया था। मैं कभी उस 1.5 पेज के पीछे नहीं भागता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों 1.5 पेज भागते हो यार तुम लोग, मैं बताता हूँ। चलिए, मैं कहता हूँ, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी एक तार के आयताकार फ्रेम ABCD के कोनों A और C पर लगाई जाती है। भुजाओं AB BC CD DA के प्रतिरोध 90 110 60 40 है। बिंदुओं BD के बीच विभवांतर ज्ञात है। सुनिएगा, वैभव ने इस क्वेश्चन को दोबारा लगा के भेज दिया था, फिर भी कोई बात नहीं है। लगाया था तो ठीक है, नहीं लगाया था तो ठीक है। A B C D 4 पॉइंट है। सुनिएगा, AB के बीच में 90 ओम, BC के बीच में 110 ओम, CD के बीच में 40 ओम 60 ओम, और DA के बीच में 40 ओम, यहाँ 40। एक बैटरी A और C के बीच में लगा दी गई है। चलिए लगवा दीजिए आप भी AC के बीच में एक बैटरी जो कि 4 वोल्ट की। छोटा सा प्रश्न पूछा गया था, B और D के बीच विभवों का अंतर, तो इसका नाम बाबू B है और इसका नाम D है। सुनिएगा, एक ही लाइन, मैंने बताया हमेशा कि देखो ये ब्रांच पैरेललिटी है, यहाँ से जाने वाली धारा नीचे जाएगी I1, ऊपर जाएगी I2, यानी ये पैरेललिटी हो गई है, तो ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मैं आपसे कहूँ नीचे वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही, तो आप एक लाइन में बता दोगे, इसी डायग्राम में बना दोगे I बराबर V/R। सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 4 है, और क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में लगी है बाबूजी, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 200 है। आपसे पूछा जाता नीचे वाली ब्रांच में कितनी धारा जा रही है, आप बताते 1/50 एम्पीयर। हम कहते बाबू ऊपर कितनी जा रही, तो आप कहते I2। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, 40 के साथ 60 की सीरीज है, यानी 100। ऊपर वाली ब्रांच में 1/25 एम्पीयर। हम आपसे कहते A से B के बीच में कितना वोल्टेज है, जिसको हम VA माइनस VB भी कह सकते थे। V बराबर IR, V बराबर I। नीचे वाली ब्रांच में करंट जा रही थी 1/50 और R की वैल्यू थी सिर्फ 90। हम कहते VAB कितना होगा, तो आप मुझे बता देते VAB यानी VA माइनस VD, जो 1/25, ऊपर की ब्रांच में करंट 1/25 जा रही है और R की वैल्यू 40 है। हमें VB माइनस VD चाहिए, यानी ये प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए। मैं समीकरण घटा देता हूँ, हमें चाहिए VB माइनस VD, तो मैं ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले को घटा देता हूँ, तो VA कट गए। देखो VB प्लस का हो गया, VD माइनस का हो गया, तो VB माइनस VD, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 40/25, तो 25 ध्यान 25 का 10 से 250, 25 का 150, 1.6 हो जाएगा शायद, और ये माइनस का 1.8 हो जाएगा। हाँ, हमारे तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं है, हमारा भी आंसर माइनस का 0.2 है और आपका भी आंसर माइनस का, माइनस में ही आएगा। 1.6 में 1.8 हटाएंगे तो माइनस का 0.2 आएगा, तो इट इज करेक्ट। वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस का मतलब ही वही है, चाहे VA माइनस VB बोलो, चाहे VB माइनस VD बोलो, एक ही बात तो है। VB माइनस VD बोल दो, चाहे VD माइनस VB बोल दो,
दोनों बिंदुओं के बीच का विभवों का अंतर कितना है, तो अंतर को हम 0.2 या कह दें, चाहे माइनस का 0.2 कह दें, बोथ आर सेम। अंतर का मतलब वही है। इट इज एग्जैक्ट। मैंने इसे 1.5 पेज में लगाया था, मैंने इसे 1.5 लाइन में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शामिल करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल आपके लिए एग्जाम्पल से बाहर निकल करके एक्सरसाइज का एक सवाल आपने पता नहीं क्यों फंसाया है। 56 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैं उस तक आपको पहुंचाता हूं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परिपथ में दो सेलें ए और बी प्रत्येक का विद्युत भागफल 1.5 वोल्ट समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध के साथ संबद्ध है। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम और 0.5 ओम है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा और सेलों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। सुनिएगा, दो सेलें हैं, दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम है, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस केवल 0.5 ओम है। सेल ये भी 1.5 वोल्ट की है और दोनों ही मिला करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम से लगी है। प्रश्न आया है परिपथ में प्रवाहित धारा और सेलों के विभवांतर। परिपथ में प्रवाहित धारा मतलब इस पहले सेल से निकलने वाली धारा जिसका नाम मैंने I1 दे दिया, दूसरे सेल से निकलने वाली धारा जिसका नाम मैं I2 दे रहा हूं। इन दोनों की धारा मिलकर के इस 1 ओम में जाएगी जिसका नाम मैं I1 प्लस I2 दे रहा हूं। आपको पता है इसका केवल एक सॉल्यूशन है, दैट्स किरचॉफ्स लॉ। दुनिया में इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं गया है, सचांसर से बेहतर किसी ने बताया नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, घूम करके आने का मामला है भैया, ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव। इससे बढ़िया इस सवाल को लगाया नहीं जा सकता है। किरचॉफ ही एकमात्र तरीका है। मैं सभी सवालों के जवाब देता हूँ, आगे रहिए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आपसे कोई कहता है सेल के सिरों पर विभवांतर, तो पहले सेल के सिरों के विभवांतर को V1 कह देना। तो E तो इसका 1.5 है, माइनस क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब करंट बाहर निकलती तो E माइनस IR होता है, याद आता होगा। तो इसकी करंट का नाम बाबू I1 था, इंटू R की जगह 1.5। अगर इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका नाम V2 दे देना। तो E तो इसका भी 1.5 है, इसकी धारा का नाम I2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। तो भैया सब कुछ आने ही वाला है, बस देरी है I1 और I2 निकालने की। I1 और I2 निकालने के लिए किरचॉफ से बेहतर कोई तरीका नहीं है, सचांसर से अच्छा दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं है। आ जाइए हमारे साथ, एक इक्वेशन राउंड अप करते हैं, यहाँ से घूम करके वापस लौटते हैं। क्या लिखूँ? 1.5 प्लस का माइनस का 1.5 I1, घूम के जाता हूँ प्लस का 0.5 I2 माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 0। जाइए I1 I2 की एक इक्वेशन तैयार है। दूसरी इक्वेशन ये बाहर घुमाए आइए। 1.5 प्लस का अब बिल्कुल एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। 0.5 I2 और माइनस का 1 ओम के साथ I1 प्लस I2। जाइए और इसे कैलकुलेट करिए। I1 पाएंगे, I2 पाएंगे, I1 I2 पाएंगे, यहाँ बैठा के V1 V2 पाएंगे। आपका प्रश्न आपके सामने, बाकी सारे सवालों के जवाब यही मिल जाएंगे जो आप ढूंढने निकले। किरचॉफ का इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में 63 नंबर। हमारी किताब में 63 है, आप अपनी किताब में सवाल ढूंढिएगा, मैं पढ़ता हूँ। वैसे पिक्चर देखने से ही पता चल जाएगा मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सवाल नंबर 63। इस तरह के बहुत सवालों को मैं पहले ही लगा चुका हूँ। कैपेसिटर के चैप्टर में भी आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन कब पता नहीं कब सुधरोगे और कब अपनी मेमोरी को शार्प करोगे। हम खूब सवाल बताए हैं, कोई कमी नहीं रखी मैंने। ओरल सवाल लग जाएंगे लेकिन टोपा के टोपा रह जाओगे लगता है जीवन भर। कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकते हो तुम लोग। इतने बड़े सुगर हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, रियल में सुगर हो गए तुम लोग। एक गधा होता है, एक महागधा पढ़ा रहा हूँ लगता है। कभी दिमाग में बुद्धि में धंसेगा नहीं कोई ऐसा कंसेप्ट, जबकि इन सब कंसेप्ट को इतना डीपली मैंने समझाया है
इतना बढ़िया बताया है, कैपेसिटर के चैप्टर में रुक रुक के रह के समझाया है, लेकिन शुगर के शुगर रह गए बे तुम लोग। चलो अगला पढ़ता हूँ भैया। इसका नाम ए दिया गया है, इसका नाम बी दिया गया है, इसका नाम डी दिया गया है, इसका नाम एफ दिया गया है। यहाँ सवाल पूछा है ए बी के मध्य विभवांतर। हमने बताया इस सर्किट में कैपेसिटर फंसा हुआ है। कैपेसिटर का नेचर होता है फुल चार्ज होने पर करंट लेना बंद कर देता है, लेकिन भेजी में मेरी बात धंसती नहीं है। हाँ, ये कैपेसिटर बाबू फुल चार्ज हो चुका होगा तो इधर से करंट तो बिल्कुल ब्लॉक होगी, यानी अंदर जाने का रास्ता ही बंद है, क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में लगा हुआ है। लेकिन बाहर खूब करंट दौड़ रही होगी। ये बात मैंने कैपेसिटर के चैप्टर में कम से कम 5 प्रश्नों में बताई थी। फिर वहीं आके खड़े हो गए, गधे के गधे रह गए। बाहर से बाहर करंट घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम रही है। कितनी करंट दौड़ रही है इसकी रगों में मैं पता लगा सकता हूँ। आई बराबर सर्किट का नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस। अब देखो ऐसे ऐसे घूमोगे तो रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस मिलेंगे सब सीरीज में ना मिल रहे हैं। तो 1 3 2 6, 1 3 2 यानी 6। कई एम्पियर धारा इसकी रगों में दौड़ रही है? आप बोलोगे 2 एम्पियर। सुनो, ये करंट इससे बाहर ड्रॉप हो रही है तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो रहा है और इसकी रगों में 2 एम्पियर करंट दौड़ जाएगी तो 1 ओम का रेजिस्टेंस 2 वोल्ट खा जाएगा। अगर इसका छोटू है, ये मान लेते हैं, तो 2 वोल्ट अगर खा जाएगा, एक मम्मी का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो VAB कितना बचेगा बेगधो? 12 - 2 अर्थात 10 वोल्ट। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता मैं। 10 वोल्ट संधारित्र पर आवेश, तो तुमको पता है कि 4 ओम यहाँ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि वो डेड रजिस्टर माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई धारा एंट्री नहीं करती है। दिस इज डेड। तो इसका काम हो गया खत्म। तो 10 वोल्ट अगर यहाँ है तो वही 10 वोल्ट यहाँ होगी। अबे यार, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है मालिक, नहीं समझे? कुछ गड़बड़ाएगी थोड़ा सा। यह तो 3 ओम का है यहाँ, ये भले ना खाए लेकिन ये तो कुछ खाई जाए ना। अरे ऐसे देख लो यार, ऊपर की ब्रांच में भी तो 2 एम्पियर जा रही होगी, ये 2 एम्पियर पूरी रगों में है। तो अगर 2 एम्पियर यहाँ जा रही है तो ये 4 वोल्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। यानी मैं कह सकता हूँ इस ब्रांच के क्रॉस 4 वोल्ट है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसका होना या ना होना दोनों बेकार है, क्योंकि ये डेड रजिस्टर है। अगर ऊपर की ब्रांच में 4 वोल्ट है तो नीचे भी 4 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा। मैं आपसे कहूँगा इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है तो बताएंगे ना, Q बराबर CV 1040 माइक्रो कूलम। आंसर। हाँ चलो नीचे से भी दिखा दो। देख भाई, 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट तो छुआ खा गया। सरवा 6 वोल्ट यू खाई जाए, 3 दूनी 6, 6 2 8 वोल्ट ही दोनों भाई मिलके खाए गए। एक मम्मी का वोल्टेज 4 वोल्ट ना बचे तो 4 वोल्ट यहाँ बचे तो 4 वोल्ट इधर से जाए, चाहे ओहर ऊपर से चल जाए, 2 एम्पियर घुस जाए तो 2 दूना 4 वोल्ट यह हो तो 4 वोल्ट यह हो जाए। खेल खत्म, बात खत्म। चलो आज का आखिरी सवाल इस सेगमेंट से जो किरचॉफ को फिनिश करता है। फिर पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को लेकर के अभी मैं पजेसिव बना हुआ हूँ। एक वीडियो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को लेकर के भी आने वाला है। मैं सवाल डिस्कस करता हूँ। आज का आखिरी सवाल एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 64 नंबर है प्रश्न मेरा। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। देखना इस सवालों में दम नहीं है, ओरल लगा देने का मामला है, यानी छूना ही नहीं है इन प्रश्नों को, बात ही नहीं करनी इन प्रश्नों के बारे में। कैसे लगते हैं सवाल मैं बताया करता हूं आपको, कैसे लगाए जाते हैं न्यूमेरिकल ये बताया करता हूं मैं आपको। अगर आपके पास किताब हो तो आप देखते रहिए। यहाँ एक 500 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ एक 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ एक 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है। प्रश्न में कह रहा है संलग्न चित्र में धारा मापी जी का पाठ्यांक प्रतिरोध 0 है। प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए 12 वोल्ट की। अरे भैया, इसमें जब कोई धारा नहीं होगी तभी तो इसका पाठ्यांक 0 होगा। मतलब इस बैटरी से भी कोई धारा यहाँ नहीं जा रही है और इधर की भी कोई धारा यहाँ नहीं जा रही है। धारा 0 होने का मकसद ये है कि जो भी धारा इस बैटरी से निकल रही है भैया, वो पूरी धारा दौड़म दौड़ ऐसे घूम रही है। यह दोनों धारा जा ही न रही हो या इधर से जितनी आ रही होगी वो काउंटर बैलेंस हो रही होगी। इसके जीरो होने का यही मकसद है भैया। जब इसका
मामला जीरो रेजिस्टेंस का है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मैंने 1 करोड़ बार बताया है। तो भैया जो ये R ओम का रेजिस्टेंस है कितने वोल्ट खा रहा होगा? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, 1 करोड़ बार बताया है। ये 2 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट होगा। अब सुनो, 12 में भैया 2 वोल्ट ही खाए जाए तो ये 500 ओम वाले के पास 10 ही ना वोल्ट बचे। हम आपसे पूछेंगे भैया कितनी धारा यहाँ दौड़ रही है, इस लूप में कितनी करंट दौड़ रही है, तो इस करंट का नाम आप I दे दीजिए और उस I का मान अगर मैं आपसे कहूँ निकलवा लीजिए तो I बराबर V/R, क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई धारा नहीं है ऐसा प्रश्न में बताया है। हाँ? ऐसे धारा जो दौड़ रही है उस धारा I का मान निकालेंगे तो V/R। देखो यहाँ V 10 है, यहाँ R 500 है, 1/50 एम्पियर। 1/50 एम्पियर अगर यहाँ है तो वही 1/50 यहाँ होगी, लगा दो V बराबर IR। अबे टोपा कहीं की, इस कैपिटल R के क्रॉस 2 वोल्ट है, ये थ्योरी बताती है। इस कैपिटल R में 1/50 एम्पियर जाएगी, वो प्रश्न बताता है। तो इस कैपिटल R की क्या वैल्यू होगी ये तुम बताता है, जो कि 100 ओम होने का। दैट्स ऑल, दैट्स फिनिश ऑफ द क्वेश्चन। All question are finished. Then remaining questions from potentiometer and meter bridge. Then I will discuss after the discussion of potentiometer and meter bridge. Okay, that's all. Thank you.